हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी अभी बिल्कुल बदलाव के दौर से गुजर रहा है और प्री एग्ज़ाम से लेकर मुख्य परीक्षा तक काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में अभी भी आयोग ने क्लियरिटी नहीं दिया है और स्टूडेंट के मन में संशय बना हुआ है। ऐसी तमाम आशंकाएं हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। काफ़ी सारे मैसेज मुझे पर्सनली भी आ रहे हैं, ग्रुप में भी मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है। तो आज हम लोग इस पे ही चर्चा करेंगे कि बीपीएससी का जो नया पैटर्न आया है उसमें जो जो बदलाव हुआ है और जो लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, जो उनके डाउट्स हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए उसको, ताकि आपको कोई भी वीडियो हो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह आया है कि ऑप्शनल पेपर जो एमसीक्यू होंगे, ये स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यानी कोड नंबर 04 से 37 तक जो कल मैं बताया था, इसमें जो एमसीक्यू प्रश्न होंगे इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन का एक विषय बना हुआ है और इस पे काफ़ी डिबेट हो रही है। अलग अलग ग्रुप में स्टूडेंट मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं, उन्हें कन्फ्यूजन है कि सर जो 100 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू 100 अंक के वैकल्पिक विषय का, ऑप्शनल का, तो क्या इसमें 4 ऑप्शन होंगे ABCD या 5 ऑप्शन होंगे ABCDE। ये पहला प्रश्न स्टूडेंट का। तो मैं आप लोग को क्लियर बताना चाहता हूँ कि आयोग ने जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन तो दे दिया कि वैकल्पिक विषय क्वालिफाइंग होंगे, एमसीक्यू होंगे, लेकिन आयोग ने ये क्लियर नहीं किया है कि प्री एग्ज़ाम की तरह ही इसमें 5 ऑप्शन होंगे, अर्थात ऑप्शन ई भी होंगे, या इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे। ऐसा आयोग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। अतः आयोग के नेक्स्ट नोटिफिकेशन का, गाइडलाइन का इंतज़ार करना होगा और जब तक आयोग के तरफ से ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक अपने तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऑप्शनल पेपर जो 100 अंक का होंगे एमसीक्यू, उसमें 4 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन में या 5 ऑप्शन होंगे, अर्थात ABCD होगा या ABCDE होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि क्या ऑप्शनल में भी नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि यह तो ऑब्जेक्टिव है। तो मैं इसके बारे में भी बोलूं कि आयोग ने इसके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं किया है कि जो ऑप्शनल पेपर होंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 4 ऑप्शन यानी 4 विकल्प रहेंगे या 5 विकल्प रहेंगे। आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस उसने कह दिया कि एमसीक्यू होंगे और 100 अंकों का 3 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन कितने विकल्प रहेंगे प्रश्न में और नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, आयोग ने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया। इसलिए इस पे आप लोग ज़्यादा परेशान न हो। आयोग निश्चित रूप से इसको आने वाले दिनों में
क्लियर करेगा नोटिफिकेशन जारी करके। और जैसे भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पे उपलब्ध होगा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जीएस का जो नया पेपर ऐड किया गया निबंध या अर्थात ऐसे पेपर कि ऐसे में कितने क्वेश्चंस होंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। देखिए, ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। आयोग जो चाहे वो पूछ सकता है, अर्थात एंशिएंट से लेकर के और वर्तमान तक, एग्जाम के 10 दिन 5 दिन पहले तक, यानी क्वेश्चन प्रिंट होने से पहले तक, क्वेश्चन सेटिंग होने से पहले तक आयोग कुछ भी सेटिंग कर सकता है। और ये जो ऐसे होंगे किस प्रकार के होंगे, करंट ओरिएंटेड होंगे या ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड होंगे या अन्य मुद्दों पे होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, क्या जितने प्रश्न पूछे जाएंगे निबंध में सबका आंसर देना कंपलसरी होगा या विकल्प मिलेगा कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा है और 6 का किन्हीं का आंसर देना है। क्योंकि 300 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो अगर 6 क्वेश्चन अगर 6 से रख रहा है 50-50 मार्क्स से, तो 300 अंक आपके होंगे। तो इसके बारे में भी आयोग ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया है कि जो ऐसे पेपर होगा उसका क्या फॉर्मेट होगा। आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी का ऐसे पेपर, जो ट्रेडिशनल ऐसे होते थे पुराने, उस चीज़ को बिल्कुल बदल दिया और अब फिलोसफिकल ऐसे पूछना शुरू कर दिया यूपीएससी। उसी तरह से आयोग क्या करेगा, बीपीएससी आयोग कहा नहीं जा सकता कि क्या किसी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े टॉपिक देगा या कोई करंट घटना देगा। इसकी कोई सीमा नहीं है, सिलेबस नहीं है। आयोग को मन में जो आया वो पूछ सकता है। ये ऐसे पेपर की बात है। देखिए आयोग आगे क्या क्लियर करता है, एग्जाम फॉर्मेट कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे ऐसे पेपर में, कितने को आंसर देना कंपल्सरी रहेगा और कितने में वैकल्पिक रहेगा या टोटल कंपल्सरी रहेगा। ये आयोग के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद ही क्लियर होगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बाद। इसलिए कोई भी गलत जानकारी आप लोग को नहीं दी जा सकती अंदाज के बेस पे कि ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की संभावना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सर्वे सर्वा जो है आयोग है और आयोग को जो मर्जी वो कर रहा है, इसलिए अंदाज़ा या ये सब लगाना ठीक नहीं है। अतः बेहतर होगा कि आप लोग इस पर तनाव न लें और अपने तैयारी करें। जो भी चीज़ें होगा आयोग एग्ज़ाम से पहले क्लियर करेगा या नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, या ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ज़्यादा परेशानी है तो आप लोग बीपीएससी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर अपना क्वेश्चन को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं चेयरमैन के लिख करके। तो हो सकता है कि ईमेल के द्वारा भी आपको अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो नया पैटर्न है ये किसके लिए लाभदायक होगा और किसके लिए नुकसानदायक होगा। ये भी काफ़ी सारे डिबेट हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप में सोशल मीडिया पे। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे भी पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि सर जो नया पैटर्न है ये किसके लिए लाभदायक होगा और किसके लिए क्या। देखिए सबसे पहली बात कि जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो पीटी का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का। लेकिन जो नया पैटर्न आया है आयोग के द्वारा अपनाया गया है, इसमें वैसे लोगों को थोड़ा एज मिलेगा यानी बेनिफिट मिलेगा जो पहले से यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
क्योंकि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वहाँ वो लोग एसए का पेपर तैयारी करते हैं, तो उस एसए की पेपर की तैयारी में बीपीएससी का पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा, उनको इसमें एज मिल जाएगा। और एक दो बार जो लोग मेंस लिख चुके हैं तो उनका पहले से प्रैक्टिस हुआ रहेगा। तो वो लोग जो जनरल बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एसए लिखेंगे उनसे ज़्यादा मतलब कि वो बेनिफिट होंगे यूपीएससी वाले स्टूडेंट, और जो सामान्य बच्चे होंगे उन्हें थोड़ा परेशानी होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने गांधी जी पे और उसके बाद से यूक्रेन रूस वार पे और अदर टॉपिक पे आपने एसए की तैयारी करके गया, लेकिन आयोग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे श्रीलंका क्राइसिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस पे ऐसे पूछ दिया। तो अचानक प्रश्न देखकर और उसको फिर सोच करके और 25 से 35 पेज तक 32 पेज पर तक लिखना ये किसी के लिए चुनौतीपूर्ण है। और इसका चूँकि सिलेबस फिक्स नहीं है तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हाँ ये फिक्स टॉपिक है यहाँ से पढ़ लीजिए इसी में से आएगा, ये भी नहीं है। आयोग का जो मर्जी वो पूछ सकता है। हो सकता है कि आयोग ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से आपने एक भी नहीं पढ़ा हो, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा, वो तो आयोग की अपनी मर्जी है ना कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। तो इसलिए जो यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं वैसे स्टूडेंट को पहले से इसका अनुभव होगा और वो अपना अनुभव के आधार पर कुछ ना कुछ जोड़ करके लिख सकते हैं और वो मार्क्स गेन कर पाएंगे। लेकिन जो नए बच्चे होंगे और अचानक प्रश्न देखे और वो प्रश्न से संबंधित कंटेंट उनके पास नहीं है, नहीं पढ़े हैं, तो वो ऐसे अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। और ऐसे जब अच्छे से नहीं लिख पाएंगे और चूंकि ये 300 मार्क्स का है और इसे मेरिट में जोड़ा जाएगा, तो वैसे सभी बच्चे जो ऐसे में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे वो यहीं पे मेरिट के दौर से बाहर हो जाएंगे। एक तरह से ये गेम चेंजिंग जो है वो ऐसे हो जाएगा कि जो ऐसे अच्छा लिख पाया उनको एज मिल गया और जो यहाँ पे ऐसे अच्छा नहीं लिख पाया वो पहले ही मेंस के दौर से बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा जो बिहार के बच्चे हैं स्पेशली जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये कठिन कार्य हो गया कि आपको अब लिखने की प्रैक्टिस डालनी होगी और अभी से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब जा कर के हो पाएगा कि आपको खुद की कंटेंट डेवलपमेंट करनी होगी। क्योंकि अगर कंटेंट डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो अचानक एग्ज़ाम में बैठकर कोई नए टॉपिक देख करके वहाँ पर के लिखना आसान नहीं होगा। अगर किसी को बुक दे दिया जाए और बोला जाए 3 घंटे में 35 पेज या 32 पेज लिखना है तो बुक देख करके लिखने में भी समय लगता है, नहीं लिख पाएगा। और वहाँ तो आपको थॉट करके खुद से सोच कर लिखना है। तो इसलिए अभी से कंटेंट तैयार करना होगा, माइंड में थॉट बढ़ाना होगा, सोचने की प्रवृत्ति कि आप किसी नए टॉपिक को देख करके कुछ लिखें। और कोई 1-2 पेज लिखना नहीं है, स्कूल कॉलेज की बात तो नहीं है कि चलिए फिक्स टॉपिक है दे दिया, काऊ पर आपको ऐसे लिखना है या गांधी जी पे ऐसे लिखना है या किसी पे 2 पेज 4 पेज लिखना है, काम चल गया। यहाँ 20-25 पेज लिखने हैं, कम से कम 30-32 पेज की कॉपी होती है। तो इसलिए जो ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार देंगे या लोग जो कभी इस तरह का ऐसे नहीं लिखे हैं, जो स्पेशली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। और ऐसे के लिए जो यूपीएससी के कैंडिडेट है जो स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको इस पेपर में एज मिल जाएगा, उनको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो यूपीएससी के प्रैक्टिस में इतना हो गया होगा कि उनका बीपीएससी का ये पेपर अपने आप तैयार हो जाएगा यूपीएससी के आधार पर। इसके अलावा जितने भी आयोग होते हैं वो अपना स्टेट को ध्यान में रख करके एग्ज़ाम पैटर्न को और सिलेबस को तैयार करता है, लेकिन बीपीएससी ऐसा बिहार के बच्चों के बारे में सोचता नहीं है। वो ऐसे पेपर लागू कर दिया, इससे जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं, बिहार के बाहर के दूसरे बच्चे, यूपी हो चाहे राजस्थान हो, झारखंड हो, अदर दिल्ली हो, हरियाणा हो, एमपी हो, कहीं के बच्चे हैं
उनके लिए भी ये मतलब कि समान मौका मिलेगा। जबकि दूसरे राज्यों की पीसीएस का आप देखेंगे तो सारे पीसीएस अपने स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस डालते हैं ताकि उनके स्टेट के बच्चे अधिक से अधिक सेलेक्ट हो। बीपीएससी ऐसा नहीं सोचता कि बिहार के बच्चे अधिक से अधिक सेलेक्ट हो। बीपीएससी को यहाँ चाहिए था कि ऐसे के जगह पर एक नया जीएस पेपर 3 ऐड कर देता जिसमें बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन रखा जाता, चाहे वो एशियंट को हो, मीडिएवल को हो, करेंट ओरिएंटेड हो, तो बिहार के जो बच्चे होते उन्हें एज मिलता, उन्हें लाभ होता। लेकिन ऐसे पेपर रखने की वजह से जो आउटसाइडर है उनको लाभ होगा और साथ में जो यूपीएससी वाले कैंडिडेट हैं उनके लाभ मिलेगा। और बिहार के जो स्पेशली जो घर पे रह के तैयारी करते हैं या बीपीएससी पे डिपेंड करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ चुनौतीपूर्ण हो गया। और अचानक टॉपिक देखकर एग्जाम में कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, किसी के लिए भी लिखना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया। इसलिए अगर अभी से आप लोग प्रयास करते हैं, अभ्यास हो जाएगा, कोई कुछ भी असंभव नहीं है, तो पूरा किया जा सकता है, तैयारी अच्छी हो सकती है। अदरवाइज बिना पहले से अच्छी तैयारी किए हुए अचानक एग्ज़ाम में नहीं लिखा पाएगा, कलम ही नहीं चलेगा, हाथ ही नहीं चलेगा, सोचने में रह जाएंगे कि क्या लिखें नहीं लिखें। और एक ऐसा चीज़ है कि इसे आप छोड़ भी नहीं सकते, ये क्वालिफाइंग नहीं, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा मार्क्स। तो बेहतर होगा कि अभी तो फॉर्म अप्लाई हो रहा है पीटी का, लेकिन अगर समय मिले तो डेली 1-2 पैराग्राफ ज़्यादा नहीं लिखने का आप लोग प्रयास कीजिए ताकि लिखने का अभी से प्रैक्टिस हो। आपको तीनों पेपर में लिखना है, GS1, GS2 और एसए में भी, और सभी के मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो अभी से राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए तो बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। इस पे एक मिनट, एसए की तैयारी कहाँ करें, ये भी एक प्रश्न आया था। कल से कल कैंडिडेट लोग पूछ रहे थे कि सर एसए का क्या करें। तो मैंने पहले ही जैसा कि आप लोगों को बताया कि एसए का कोई फिक्स नहीं है कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ रहता नहीं है। आयोग का जो मर्जी जिस तरह से चाहे वो पूछ सकता है, चाहे वो किसी हिस्टोरिकल घटना उठा ले, चाहे कोई फिलोसफिकल टॉपिक उठा ले, और चाहे कोई करेंट ओरिएंटेड डेटा उठा ले, टॉपिक उठा ले। लेकिन बेहतर होगा कि कुछ हिस्टोरिकल टॉपिक हो, उसको उठा लेना है। जैसे गांधी जी हुए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, नेहरू हुए, टैगोर हुए, इन लोगों का जो बैकग्राउंड अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो सबको अच्छे से कर लेना होगा। और डेली करेंट अफेयर पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और उसमें का जो एडिटोरियल सेक्शन जो दिया रहता है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। खास करके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, ऐसे टॉपिक को छोटा छोटा पेज में कंटेंट आपको तैयार करना होगा, छोटा छोटा लिख करके, कि बाद में एग्ज़ाम के समय में रिवीजन कर पाए। और अगर आपके पास कंटेंट पहले से रहेगा तो कुछ ना कुछ आप अवश्य लिख पाएंगे उस कंटेंट के आधार पर कि हाँ ये चलो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है, हम यहाँ से इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी से अभ्यास नहीं करेंगे कंटेंट डेवलपमेंट का तो अचानक जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे की तैयारी के लिए बेहतर विकल्प यही है कि आप लोग जो है एक तो डेली रूटीन से अब न्यूज़पेपर और करंट अफेयर को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आयोग मोस्ट प्रोबेबली जो है करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन डाले, या कुछ जो है आपको फिलोसफिकल भी दे सकता है जैसे यूपीएससी करता है। पिछले 2-3 साल का आप ऐसे देखेंगे यूपीएससी का, तो बिल्कुल समय से पहले जितनी भी कोचिंग चलती हैं दिल्ली में, कहीं से किसी कोचिंग का कोई मैच नहीं करता है, या उस तरह की चीज़ आप पढ़कर कुछ और जाते हैं, एग्ज़ाम में कुछ और आता है। लेकिन जो पहले से अभ्यास किए रहते हैं स्टूडेंट, जिसके पास कंटेंट डेवलपमेंट की हैबिट रहता है, तो वो लोग लिख पाते हैं
और जो नए होते हैं या जिन्होंने कंटेंट डेवलपमेंट पहले से नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। आप इसको अंत समय के लिए नहीं छोड़ सकते। और ये ऑप्शनल से ज़्यादा मतलब कि आपके लिए टेंशन वाली बात हो गई। इसलिए टेंशन वाली बात हो गई क्योंकि ऑप्शनल में पहले फिक्स टॉपिक होते थे कि हाँ इतना टॉपिक पढ़ना है, मेन टॉपिक पढ़ लिया तो उसके अंदर का कंटेंट आप अपने से लिख सकते थे। लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में कोई फिक्स टॉपिक नहीं है। ऐसे में आपको खुद से लिखना है। और क्या पूछेगा आयोग वो सीधे एग्ज़ाम में पता चलेगा। आपके पास वही टॉपिक मिलेगा एग्ज़ाम में, यानी एग्ज़ाम से पहले आपको टॉपिक पता नहीं है। हो सकता है उदाहरण के लिए कि आप अफगानिस्तान और श्रीलंका पर पढ़ कर गए और एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाला है नेपाल पे, तो आपको नेपाल पे ही लिखना पड़ेगा। तो ये नेपाल पे तभी आप लिख पाएंगे जब नेपाल के बारे में आपको जानकारी हो बेसिक। जब तक बेसिक जानकारी नहीं होगी अचानक क्वेश्चन देखकर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अभी से खास करके जो भी करेंट घटनाएं हो रही है, चाहे वो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, और ख़ास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो उसको छोटा पॉइंट करके लिख लेना है अपने नोट्स में कि एग्ज़ाम के टाइम में कम समय में आप अधिक से अधिक रिवीजन करें और आपका कम से कम एक अच्छा खासा पैकेज जो है एग्ज़ाम से पहले इससे के लिए तैयार हो जाए और बाद में अचानक एग्ज़ाम के दिनों में नहीं सोचना पड़े कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इसलिए कम से कम पिछले 6 महीना या साल भर का करेंट अफेयर आपको एग्ज़ाम के मेन से पहले का तैयार करना होगा। ये सारी बातें हैं। तो चलिए आज के जो 4-5 क्वेश्चन आए थे ग्रुप में पूछा गया था बच्चों लोग के द्वारा और पर्सनली भी मैसेज आया, मैंने सभी प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास किया है। और आगे भी अगर किसी प्रकार की क्यूरी है आप लोगों को, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सरलतापूर्वक दिया जाए और आपके जो भी कन्फ्यूज़न है उसे दूर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।